डीडी किसान, बदलते भारत की शान। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। मैं हूं अंजू सिंह। सशक्त किसान, मजबूत भारत। जी हां, अगर हम विश्व पटल पर भारत को स्थापित करना चाहते हैं, प्रगति की राह पर तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप किसानों का आर्थिक विकास करना होगा, आपको मजबूत करना होगा। और यही मकसद होता है कृषि दर्शन का, कि हम आप तक वैज्ञानिक विधि से खेती से जुड़ी तमाम जानकारियां पहुंचा सकें। ये आप जान सकें कि कैसे सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। सबसे पहले हम बात करेंगे सम्मेलन से प्रगति की ओर की, उसके बाद नजर डालेंगे विज्ञान और किसान पर, साथ ही जानकारी देंगे कृषि स्टार्टअप की, और अंत में देखेंगे फार्मिंग इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। और आइए अब नजर डालते हैं मंत्रालय से। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में सहायक प्रोफेसर डॉक्टर मुकुल कुमार हमें जानकारी दे रहे हैं कि कैसे हमारे किसान मखाना की खेती से लाभ ले सकते हैं। इसके लिए अब आपको लेकर चलते हैं कृषि मंत्रालय में स्थित डीडी किसान के स्टूडियो। जी हाँ, मखाना की बात करें तो ये पोषक तत्वों से भरपूर होता है और इसकी खेती कर हमारे किसानों को अच्छा लाभ भी हो सकता है। लेकिन कैसे करें इसकी खेती, आइए देखते हैं इसके बारे में विस्तार से। जैसा कि हम जानते हैं कि मखाना एक कैश क्रॉप है, नकदी फसल है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि मखाना जैसे ही प्रोडक्ट निकलेगा, जिस रूप में आप बेचना चाहें वह बेच सकते हैं। जैसे ही खेत से निकलेगा आप डायरेक्ट सेल भी कर सकते हैं, या उसका प्रसंस्करण कर हम दूसरे रूप में भी कर सकते हैं। मखाना बिहार की एक मुख्य फसल है। ऐसे तो मखाना एक जलीय फसल है जिसके लिए जल की ज़रूरत होती है। पूरे भारत में जितना मखाना की प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, उसका 80 से 85% जो उत्पादन होता बिहार से होता है। और बिहार में भी उत्तरी बिहार जो इलाका है, जो 6-7 जिला है, जैसे सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, दरभंगा, अररिया, पूर्णिया, ये सब जिला जो है बाढ़ से ग्रसित रहता है। उस जिला में न हम धान की फसल भरपूर ले सकते हैं, न ही रबी की फसल भरपूर ले सकते हैं। वैसी जगहों के लिए एक मखाना की फसल एक वरदान के रूप में किसान के प्रति साबित होता है। मखाना की जैसे खेती किसान करते हैं, तो मखाना की शुरुआत हम वो दिसंबर से स्टार्ट कर लेते हैं। नवंबर दिसंबर में हम उसका नर्सरी तैयार करते हैं। जैसे अगर 1 हेक्टेयर मखाना की खेती करनी है तो उसके लिए नर्सरी के लिए 500 स्क्वायर फीट नर्सरी के लिए ज़मीन चाहिए। और 500 स्क्वायर फीट मतलब 1 हेक्टेयर जब मखाना की खेती करनी है तो उसके लिए 20 केजी जो मखाना का सीड है, मखाना का बीज, वो सफिशियंट होता है। उसका हम नर्सरी तैयार करेंगे। जब नर्सरी जो 40-45 दिन का तैयार हो जाता है जो प्लांट, तो उसके बाद हम मेन खेत में उसको ट्रांसप्लांटिंग करके, मतलब उसको हटा के मेन खेत में लगाते हैं। और लगाने के लिए सबसे पहले हम खेत की तैयारी करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, खेत में जो उर्वरक देते हैं, क्योंकि मखाना जो जलीय पौधा है तो बाद में हम फर्टिलाइज़र जो है नहीं दे पाते हैं, तो लगाते समय जो देना रहता है वही देते हैं। तो उसमें रेशियो रहता है 100-60-40, मतलब 100 केजी नाइट्रोजन और 60 केजी फॉस्फोरस और 40 केजी पोटास का हम उसका सोल में ही उसका हम फर्टिलाइज़र डोज दे देते हैं।
उसके बाद मखाना को हम ट्रांसप्लांटिंग कर लेते हैं मेन खेत में जब लगाते हैं। और लगाते समय हमें दूरी मेंटेन करनी पड़ती है, अर्थात एक मखाना पौधा से दूरी दूसरे मखाना की दूरी 1.25 मीटर रखी जाती है, क्योंकि मखाना की पौधा जो होते पत्ती बहुत बड़ी बड़ी होती है और उसके लिए थोड़ा स्पेस रखना पड़ता है। तो जो वैज्ञानिक विधि से हम खेती करेंगे तो उसमें एक मखाना से दूरी दूसरे पौधा की दूरी 100 मीटर रखेंगे और लाइन से लाइन भी दूरी 100 मीटर ही रखेंगे। अर्थात 1 हेक्टेयर खेती करने में हम केवल 20 केजी मखाना चाहिए। और उसके बाद जैसे ही हम ट्रांसप्लांटिंग कर लेते हैं मेन खेत में, फरवरी में हम ट्रांसप्लांटिंग कर लेते हैं, साबुत जो है मखाना का जो बीज निकल जाता है, उसके बाद हम उसका प्रोसेसिंग करते हैं, प्रसंस्करण करते हैं। प्रसंस्करण में मतलब क्या होता है कि वो उसका हम ब्रस्टिंग करते हैं, लावा बनवाते हैं, क्योंकि सीड तो इंडिया में जो होता है दूसरे कंट्री में सीड का अलग अलग रूप में यूज करते हैं। सीड का भी ग्रीनिंग करके वो मिक्सर बना के पाउडर बना के मेडिसिन रूप में कॉस्मेटिक रूप में भी यूज करते हैं, लेकिन इंडिया में है मुख्यतः उसका जो रूप होता है वह लावा ही होता है। तो लावा जो प्रसंस्करण करते हैं वो ब्रस्टिंग करना बहुत वो भी क्रिटिकल है। बट आज के डेट में बहुत सारा मशीनी निकल गया है जो पोपिंग करते हैं, उसमें एक नॉर्मल टेम्परेचर से पहले हीट करते हैं, उसके बाद फिर हाई टेम्परेचर में उसको हीट करते हैं, तब ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट करके वो लावा जितना क्वालिटी बढ़िया रहेगा उसका साइज बढ़िया रहेगा और उसका कलर भी वाइट रहेगा, एकदम बिल्कुल सफ़ेद रहेगा। तो हम उस लावा निकलने के बाद हम फिर उसको स्क्रीनिंग करते हैं, स्क्रीनिंग करके बड़ा का अच्छा क्वालिटी का अलग करते हैं, फिर मीडियम क्वालिटी का अलग करते हैं, फिर लास्ट जो रहता है कुछ जो होता है लावा फूटता नहीं है, बस दाना के दाना जिसको ठुरी बोलते हैं वही रह जाता है। तो उसको हम ऐसे भूंजा के रूप में ऐसे मतलब बहुत कम रेट में जो है वह बेचा जाता है। और आइए अब नजर डालते हैं सम्मेलन से प्रगति की ओर पर। हाल ही में कृषि भवन में कृषि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का शुभ आरंभ किया गया। इससे हमारे किसानों को काफ़ी लाभ होगा। जी हाँ, सरकार किसानों की बेहतरी के लिए निरंतर कदम उठा रही है और उन्हीं में से ये एक है। आइए जानते हैं कि इससे कैसे हमारे किसानों को फायदा होने वाला है। कृषि भवन में इंटीग्रेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन हुआ। ये देश के किसानों को डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सूचना, सेवा एवं सुविधाओं से लैस कर सशक्त बनाने के उद्देश्य से किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं कल्याण तथा जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा, कृषि मंत्रालय के सचिव मनोज आहूजा, अपर सचिव प्रमोद मेहरदा, मंत्रालय के संयुक्त सचिव सैमुअल प्रवीण कुमार एवं मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री का हमेशा इस बात पर जोर रहता है कि किसानों के लिए बेहतर सूचना, सेवा और सुविधाओं को कैसे सुगम बनाया जाए, उनकी उत्पादन क्षमता को, संभावनाओं को एक सहयोगी की भूमिका में कैसे बढ़ाएं। इस नई पहल का उद्देश्य है कि किसानों को खेत में वास्तविकता की जानकारी उपलब्ध हो तथा ये भी पता लगाया जा सके कि हमारे कृषि क्षेत्र के समक्ष वास्तव में क्या चुनौतियां हैं। ये डिजिटल नवाचार 21वीं सदी में भारत को प्रतिबिंबित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने नया अध्याय जोड़ा है कृषि क्षेत्र में कि आधुनिकता के साथ, डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ कैसे एक आम किसान जुड़ करके अपनी सुविधाओं को, अपनी आवश्यकता को और अपनी समस्या को बता सकता है और उसका ऑनलाइन, ऑन टाइम, रियल टाइम इंफॉर्मेशन उस तक कैसे पहुंच सकता है। यह जो सेंट्रल कमांड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने बनाया है, सेंट्रल कमांड सेंटर, इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर, जिसमें बहुत सारे लेयर्स हैं, बहुत सारी सूचनाएं हैं, बहुत सारे वर्टिकल्स हैं, उसके माध्यम से वो वास्तविक सूचना वो अपने ज़मीन में खड़े होकर के ले सकता है, क्योंकि इसको जीआईएस के साथ, रिमोट सेंसिंग के साथ और क्रॉपिंग पैटर्न के जितने आयाम है उसके साथ जोड़ा गया है कि रबी के समय में हो या खरीफ के समय में हो या अन्य समय में, चाहे वो तिलहन में हो, चाहे दलहन में हो, चाहे खाद्यान्न में हो, चाहे अन्य हॉर्टिकल्चर में हो, चाहे वो सेरिकल्चर में हो, सभी तरह की सूचनाएं
वो सैटेलाइट के माध्यम से यहाँ पर प्राप्त भी कर लेगा और वो किसानों को कम्युनिकेट भी कर सकेगा, और कोई नुकसान यदि हो रहा है तो उसकी सुविधा को भी इस इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर के माध्यम से एड्रेस करेगा, ताकि किसानों का जो समय है उस समय का प्रबंधन टेक्नोलॉजी के माध्यम से बेहतर हो और किसान पूरे भरोसे के साथ अपने अन्नदाता की भूमिका को और बेहतर और अपने आप को आत्मनिर्भर सशक्त बना करके गर्व से कहे कि हम विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आइए हम नजर डालते हैं विज्ञान और किसान पर। रबी फसलें पककर तैयार हो गई हैं और हमारे किसान कटाई की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो कि फसलों की कटाई के तुरंत बाद अपनी उपज को मंडियों में बेच देते हैं, लेकिन कुछ किसान ऐसे भी हैं जो कि यहाँ पर अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हैं और उपज को भंडारित कर अच्छे दामों का इंतजार करते हैं ताकि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि भंडारण के वक्त विशेष बातों का ध्यान रखें ताकि फसल को किसी तरह का नुकसान ना हो। तो आइए जानते हैं भंडारण से जुड़ी विशेष बातें। पक्षियों और चूहों के आने जाने के रास्ते बंद कर दें। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर। प्राकृतिक खेती आज के समय की मांग है। जी हाँ, रसायनों के अंधाधुंध इस्तेमाल से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति लगातार घटती जा रही है। ये पर्यावरण के लिए भी खतरनाक है और साथ ही मानव स्वास्थ्य के लिए भी। इसीलिए बहुत सारे हमारे किसान सरकार की तरफ से प्रोत्साहित करने की वजह से प्राकृतिक खेती की ओर रुख कर रहे हैं। इससे उन्हें अच्छा लाभ भी हो रहा है और कहीं ना कहीं उनके मन में भी संतुष्टि है कि वो प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। आइए जानते हैं कृषि स्टार्टअप में ऐसी ही किसान की कहानी।
जीवामृत लाभदायक सूक्ष्म जीवों का भंडार है। इसके उपयोग से जमीन में मौजूद लाभदायक जीवाणु और केंचुए भी आकर्षित होते हैं। इसके अलावा ये कार्बनिक अवशेषों को गलाने में भी मदद करते हैं। इसके नतीजे में पौधों को सूक्ष्म पोषक तत्व, एंजाइम और हार्मोन संतुलित मात्रा में प्राप्त होते हैं। जीवामृत को आसानी से और अपनी जरूरत के हिसाब से बनाया जा सकता है। इसके लिए आपको चाहिए देसी गाय का गोमूत्र, उसका गोबर, गुड़, बेसन और पेड़ के नीचे की मिट्टी जिसमें रासायनों का इस्तेमाल न किया गया हो, और पानी। स्वास्तिक चौहान हिमाचल के रोहड़ू में रहते हैं और वो खेती के प्राकृतिक तरीके अपना रहे हैं। खुद ही जीवामृत तैयार करते हैं और उसी से मिट्टी को प्राकृतिक रूप से उपजाऊ बना रहे हैं। सेब के खेत में प्राकृतिक खेती का उपयोग कर रहा हूं और पिछले 2 साल से मैं उसी पे कार्य कर रहा हूं। इसमें हम मार्केट से इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड को छोड़कर हम जीवामृत और दूसरे कई सारे प्राकृतिक प्रोडक्ट्स बना के हम अपने ज़मीन की उर्वरता बढ़ाते हैं। और इसके अलावा हम इसमें कोई भी कीटनाशक और मार्केट से ख़रीदे हुए किसी भी कीटनाशक और खाद का उपयोग नहीं करते हैं। इसमें हम कई तरह के चीज़ें बनाते हैं, जैसे ज़मीन की उर्वरता बढ़ाने के लिए हम जीवामृत का यूज़ करते हैं, जो कि गौमूत्र, पानी और गुड़, बेसन तथा किसी पेड़ के आसपास के तने के पास की मिट्टी लेके उसे हम एक बाल्टी में डाल देते हैं और उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किसी डंडे की मदद से हम उसे घुमाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर हम इसे क्लॉकवाइज घुमाएं तो उसके जो जीवाणु हैं वो जीवित रहते हैं, अदरवाइज़ वो मर जाते हैं। तो वो ये प्रोसेस बनाने के बाद हम उसे जूट की बोरी से ढक देते हैं और उसको 3-4 दिन तक यही बार बार डंडे से घुमाते 2-4 मिनट तक घुमाते रहते हैं। और ये बनने के बाद हम इसे, ये नाली जो बनी आप देख रहे हैं, इसमें डालते हैं ताकि इसके अंदर इसकी उर्वरता अच्छी हो। और इसी जीवामृत की वजह से इसमें हमारे पास केंचुए तैयार हो गए हैं, जो कि हमने यहाँ पे पहले के टाइम पे हम यहाँ पे ज़मीन पे जब इसको खुदाई करते थे तो ये बहुत मजबूत हुआ करती थी। अब जब से हम इसमें जीवामृत डालना शुरू कर रहे हैं तब से इसकी उर्वरता बढ़ चुकी है और केंचुओं ने इस ज़मीन को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बना दिया है। उसके अलावा हम इसके तनों में भी आप देख सकते हैं हमने लेप यूज़ किया हुआ है। हमने इसमें लाल मिट्टी, गोबर और हींग, हल्दी, अलसी का तेल और गौमूत्र और इसका हमने मिक्सचर बना के हम इस पे तनों में लेप लगाते हैं, जिससे इसके जो खाल है वो साफ़ रहती है, प्लस इस पे कोई भी काई नहीं जमती। मिट्टी को प्राकृतिक उर्वरता देने के लिए स्वास्तिक दलहनी फसलें भी बोते हैं। बोने से पहले बीज को बीजामृत से शोधित करते हैं। शोधित करने के बाद बीज को छांव में सुखाया जाता है और फिर अगले दिन बो दिया जाता है। फसल काटने के बाद दलहन के पौधों की ही पलवार कर देते हैं। इससे मिट्टी को प्राकृतिक नाइट्रोजन मिलती है। स्वास्तिक फसलों के अल्टरनेरिया से बचाने के लिए लस्सी और गोमूत्र का इस्तेमाल करते हैं और कीटों से फसलों को बचाने के लिए अग्नि अस्त्र का। दूसरी क्रॉप्स में हम इसमें अलग अलग तरह की दालों का इसमें दूसरी दालें उगाते हैं, जिसमें कि उसके बीज को भी हम पहले ट्रीट करते हैं, जो कि प्राकृतिक खेती के ही थ्रू आता है प्रोसेस। उसको हम बीजामृत कहते हैं। बीजामृत में हम क्या करते हैं कि उस दालों को पहले हम उसका घोल बनाते हैं। बिजाई करने के पहले हम उसे घोल को बीजामृत में डालेंगे और उसे छांव में सुखाते हैं। छांव में सुखाने के बाद ही हम उसे अगले दिन यहाँ पे बिजाई कर देते हैं। अक्टूबर में हम इसमें यहाँ पे बिजाई करेंगे तो ये जितनी खाली जगह है इसमें दूसरी हम ऐसी दालें उगाएंगे जो कि इसमें नाइट्रोजन बढ़ा देगा। हम इसमें नाइट्रोजन के लिए खाद ना डालने के बजाय दूसरी दालों को इसमें उगाएंगे और वो उगने के बाद हम इसी में ही उसे मल्च कर देंगे, जिससे कि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी हमारी ज़मीन में। और इसी की जो हम खेती कर रहे हैं तब से आप देख सकते हैं कि इस बगीचे में पत्तों की स्थिति काफ़ी अच्छी है। अल्टरनेरिया की शिकायत कुछ जगह आती थी, लेकिन हम उसकी जगह लस्सी और गौमूत्र की स्प्रे करने से उसके बाद हम इसमें काफ़ी कंट्रोल कर पा रहे हैं।
हमने इस पे कोई भी पिछले 2 साल से कोई भी इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड यूज़ नहीं किया है। रासायनों के अंधाधुंध इस्तेमाल के कारण मिट्टी में जैविक कार्बन यानी जीवांश की कमी होती है। भारत के कई इलाकों में जैविक कार्बन की मात्रा 0.5% और कुछ स्थानों पर 0.2% रह गई है। ऐसे में स्वास्तिक चौहान प्राकृतिक तरीके अपनाकर न सिर्फ मिट्टी की हिफाजत कर रहे हैं बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दे रहे हैं। तो ये था हमारा आज का कृषि स्टार्टअप। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। देखते रहें कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर, जिसमें हम आपको सरकार की उन योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं जिससे आप किसानों को लाभ हो सके। फार्मिंग इंडिया में आज हम आपको जानकारी देंगे राष्ट्रीय बांस मिशन के बारे में। जी हाँ, इससे हमारे किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो व्यावसायिक तौर पर बांस की खेती करें। इसके कई तरह के लाभ हैं। जहां इससे जुड़े हुए जो स्टार्टअप्स हैं उससे युवाओं को रोजगार मिलता है, वहीं दूसरी तरफ बांस एक अच्छा विकल्प है प्लास्टिक को रिप्लेस करने के लिए। आइए जानते हैं कि कैसे सरकार हमारे किसानों को प्रोत्साहित कर रही है कि वो राष्ट्रीय बांस मिशन से जुड़ें और बांस की खेती करें। बांस एक ऐसा पौधा है जो हर परिवेश में तेजी से विकसित हो सकता है। आसानी से उपलब्धता और इसकी मजबूती की वजह से बरसों से बांस का उपयोग होता रहा है और अब इसकी मांग और भी अधिक बढ़ गई है। दुनिया में तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन पर काबू पाने में भी बांस काफी सहायक है, क्योंकि इसमें कार्बन भंडारण और ऊर्जा बनाने की क्षमता है। तेजी से कट रहे जंगलों को बचाने में भी बांस की अहम भूमिका है, क्योंकि ये निर्माण के लिए बेहतरीन विकल्प है। यानी बांस एक सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली उत्पाद है और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने की दिशा में बांस अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांस उत्पादक देश है, जहां बांस की 125 देसी और 11 विदेशी प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में कुल बांस उत्पादन क्षेत्र 16 मिलियन हेक्टेयर है और वार्षिक बांस उत्पादन क्षमता 3.23 मिलियन टन है। यूं तो बांस भारत में लगभग हर इलाके में पाया जाता है, लेकिन इसके कुल उत्पादन क्षेत्र का 40% हिस्सा मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और असम में है। देश में 20 लाख से अधिक कारीगर बांस के विभिन्न उत्पाद बनाकर अपनी आजीविका चला रहे हैं। बांस उद्योग में अभूतपूर्व विकास की क्षमता है, जहां 2018-19 में भारत अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए बांस का आयात करता था, वहीं 2019-20 में हम विदेशों में भी बांस का निर्यात करने लगे। 2021-22 में भारत ने 630 करोड़ रुपए का निर्यात किया। बांस उद्योग में असीम संभावनाओं को समझते हुए भारत सरकार बांस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है। बांस को एक स्वच्छ, स्थायी और टिकाऊ विकल्प के रूप में बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 2017-18 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में संशोधन करके गैर वन क्षेत्रों में उगाए जाने वाले बांस को
पेड़ की श्रेणी से हटा दिया, जिससे किसान अब इसे आसानी से अपनी खेतीहर जमीन पर उगा सकते हैं। साथ ही जंगलों के बाहर उगाए जाने वाले बांस की कटाई और परिवहन से भी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। वहीं बांस उत्पादन क्षेत्र को सुव्यवस्थित करने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन को 2018-19 में पुनर्गठित करके नया रूप दिया गया, जो कि गैर वन क्षेत्रों में बांस उत्पादन को बढ़ावा देने, उद्योगों को बेहतर कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने, फसल कटाई उपरांत कुशल प्रबंधन के लिए प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों जैसे बुनियादी ढांचे और नई तकनीकों के विकास और बाजार उपलब्ध कराने के लिए तेजी से कार्य कर रहा है। जहां एक ओर पारंपरिक उत्पादों में बांस का इस्तेमाल हो रहा है, वहीं स्थायी विकास के तहत बांस का इस्तेमाल नए जमाने की मॉडर्न इमारतों, दफ्तरों, प्रीमियम फर्नीचर, बैम्बू फैब्रिक, कागज के उत्पादन इत्यादि में किया जा रहा है। साथ ही बांस का उपयोग बायोफ्यूल बनाने में भी हो रहा है, जो कि पेट्रोलियम का बेहतरीन विकल्प है। राष्ट्रीय बांस मिशन का लाभ लेने वाले एक उद्यमी हैं उत्तराखंड के रहने वाले जयपाई नूली, जिन्होंने योजना के तहत सब्सिडी लेकर जापानी तकनीक से चॉपस्टिक बनाने का एक प्रोसेसिंग यूनिट खोला है। इस यूनिट से ये अन्य लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। राष्ट्रीय बैम्बू मिशन से जो हमें अनुदान मिला है, उससे हमने मशीनें खरीदी, सेटअप लगाया है और हम लोग उसमें आत्मनिर्भर बने हैं। इसी तरह बंगलुरु के रहने वाले परमेश्वरन कृष्णा अय्यर ने राष्ट्रीय बांस मिशन के सहयोग से आधुनिक प्रोसेसिंग तकनीकों को अपनाकर अपने बांस उद्यम को विकसित किया है। With the help of National Bamboo Mission, we mechanizing each and every process from bamboo unloading to treatment to furniture making process. किसानों की आय में वृद्धि हो, इसी मिशन के सृजन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है बांस उद्योग, जिसके माध्यम से देश के कोने-कोने से लोग आमदनी के इस नए विकल्प से जुड़ रहे हैं। वहीं बांस स्थायी विकास में भी अत्यधिक अहम है, जिसे बढ़ावा देकर भारत विश्व की ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर रहा है। तो अभी आपने देखा फार्मिंग इंडिया, जिसमें हमने आपको विस्तृत जानकारी दी नेशनल बैम्बू मिशन के बारे में। आशा करते हैं कि आज के कृषि दर्शन में जो जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं, उससे आप किसानों को अवश्य ही लाभ होगा। अगर आपके कोई सुझाव हैं या फिर कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। आपके सुझाव हमें कार्यक्रम को बेहतर करने में मदद करते हैं। चलते चलते एक और जानकारी दे दें कि आप कृषि दर्शन हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें कृषि दर्शन। कृषि दर्शन के नए अंक में कुछ और नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।